नमस्कार। आज हम बात करेंगे शिवाजी के मिशन स्वराज के ऊपर। जो उनका स्वराज था वो किस तरीके की अवधारणाओं से युक्त था। क्या कमाल के व्यक्ति हैं। शिवाजी का स्वराज एक विजन है, एक दृष्टिकोण है, एक लीडरशिप क्वालिटी है, एक नेतृत्व का अद्भुत उदाहरण है। और करेज की बात थी, साहस की बात थी कि उस जमाने में जब औरंगजेब या मुगल सत्ता की डोमिनेंस थी, उस दौर में शिवाजी ने उस डोमिनेंस को चैलेंज किया। शिवाजी का स्वराज आम जनता की बात करता है, वो आम जनता के लिए है, जनता के हितों की बात करता है और जनता के लिए स्थापित है। शिवाजी के स्वराज में आम जनता, किसान, मजदूर, इन सब का अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान है। महिलाओं का अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान है। यहां तक कि शिवाजी ने ये आज्ञा जारी की थी कि अगर किसी भी तरीके से आम जनता को कोई भी अधिकारी अगर टैक्स की वसूली के लिए या किसी भी माध्यम से अगर परेशान करता है तो उसको इसके लिए दंडात्मक कार्रवाई झेलनी होगी। तो शिवाजी का स्वराज, क्या वास्तव में इसकी कोई उपयोगिता थी? शिवाजी के स्वराज में वो कौन सी बातें थी जो आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी उस दौर में थी? क्या शिवाजी के स्वराज को आगे चल के भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण हथियार के रूप में यूज किया गया? क्या उसको लोकमान्य तिलक ने, महात्मा गांधी ने, दयानंद सरस्वती ने यूज किया? क्या उसका प्रयोग किया गया भारत के संदर्भों में? और क्या आज जब देश में राजनीति अपने घटिया स्तर पे पहुंच गई है, जब लोकतंत्र की साख को खतरा है, जब संविधान की बुनियाद को खतरा है, राजनीतिज्ञ एक गिद्ध जैसे हो गए हैं, तो क्या इस तरीके की स्वराज की बात की जानी चाहिए? और इसके लिए एक फेमस यूट्यूबर हैं ध्रुव राठी, वो बहुत ही साधुवाद के पात्र हैं कि उन्होंने एक बात उठाई और ये है कि अब वो अपनी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस का प्रयोग करेंगे राजनीतिक पार्टियों को इस बात के लिए बाध्य करने के लिए कि वो वास्तव में जो कमिटमेंट करें, जो अपनी मैनिफेस्टो में, घोषणा पत्र में घोषणाएं करें, उसका पालन भी करें। और ये बहुत कमाल की बात है। तो आइए इस वीडियो में समझते हैं कि शिवाजी का स्वराज क्या था। शिवाजी का स्वराज बात करता है सेल्फ रूल की, और वो सेल्फ रूल जो स्वशासन होगा वो जनता के लिए होगा, जनता के द्वारा होगा, जनता के हितों में होगा और किसी भी तरीके की बाह्य सत्ता, चाहे वो उस दौर में मुगलों की बात हो, उसको नकार देगा। ये है स्वराज। स्वदेशी की बात की गई, ये है स्वराज। उद्योग स्थापित किए गए, विभिन्न तरीके की कृषक पद्धतियों का सृजन किया गया, नए तरीके के टैक्स लाए गए, सरदेशमुखी और चौथ टैक्सेस का एक प्रयोग किया गया वहां पे। और इसका कुल मतलब यही था कि व्यवस्था को अपने ऊपर निर्भर किया जाए। शिवाजी जब अपनी शपथ लेते हैं, राजतंत्र की, राज्याभिषेक होता है उनका 1674 में, और जब वो छत्रपति शिवाजी की उपाधि लेते हैं तो वो स्पष्ट घोषणा कर देते हैं कि अब से हम स्वशासन की ओर बढ़ेंगे, जो जनता के लिए होगा, जनता के हितों के लिए काम करेगा, किसी प्रकार के करप्शन को रोक देगा, एक एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन होगी, एक प्रभावी प्रशासनिक व्यवस्था होगी जो कि आम जनता के लिए काम करेगी। और अगर प्रशासनिक व्यवस्था में कोई भी व्यक्ति परेशान होता है तो वो सीधे शासक के यहां अपनी बात रख सकता है। अष्टप्रधान की व्यवस्था लाई गई, 8 मंत्रियों को नियुक्त किया गया। आगे चल के पेशवा इसी में से निकला हुआ एक महत्वपूर्ण पद था जो मराठा साम्राज्य की बुनियाद बना। इसके अलावा एक रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, एक उत्तरदायी शासन की व्यवस्था की गई, जिसमें कि जो प्रशासन है, जो राजा है, वो आम जनता के लिए जवाबदेह है। वो ये बताएगा कि इस पैसे का क्या हो रहा है, इस व्यवस्था का क्या हो रहा है। एक ऐसी सोशियो कल्चरल, एक ऐसी सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था की स्थापना की गई जो शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व में विश्वास करती थी। हालांकि हिंदवी स्वराज की बात की गई है, लेकिन जो स्वराज स्थापित किया गया उसमें सभी धर्मों को समान महत्व दिया गया। यहां तक कि शिवाजी की मिलिट्री में भी बड़े बड़े ओहदों पे मुस्लिम सेना नायकों को नियुक्त किया गया। एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री बनाई गई, एक शानदार व्यूह रचना बनाई गई, और उसके अंतर्गत जो सैन्य व्यवस्था थी वो जनता के प्रोटेक्शन या रक्षा की गारंटी दे रही थी।
इस तरीके का स्वराज जब स्थापित होगा तो अपने आप लोकतंत्र मजबूत हो जाएगा, अपने आप लोकतंत्र की आत्मा जाग जाएगी। लेकिन राजनीतिज्ञों की एक आदत है, महापुरुषों को तभी याद करते हैं जबकि उनको राजनीतिक रूप से जरूरत महसूस होती है। किसी भी महापुरुष को याद करना और उन्हें भुला देना, खाली मूर्तियां बनाना, उस पे माले चढ़ाना और चुनाव के बाद उसको भूल जाना, यही राजनीतिज्ञों का एक प्रिय खेल रहा है भारत की राजनीति में। तो ये जो ध्रुव राठी जी ने चैलेंज दिया है, और ये चैलेंज क्या है कि अगर राजनीतिक पार्टियां अगर वो मिशन स्वराज को मानती हैं तो खुल के अपने मैनिफेस्टो में इसको डिक्लेयर करें, भारत की जनता के सामने आए और ध्रुव राठी अपनी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस का प्रयोग करके उनकी नीतियों का प्रचार करेंगे। और बाद में अगर कोई सरकार बना लेती है पार्टी तो उनसे जवाब भी मांगने का काम होगा कि आपने उन घोषित नीतियों में से कितनी नीतियों का प्रयोग किया। यह बहुत ही कमाल का प्रयोग है। सोशल मीडिया का इतना सार्थक प्रयोग शायद ही कभी हुआ हो। 90% कंटेंट रील्स के रूप में है, उल्टा सीधा कंटेंट है, गाली गलौज से भरा हुआ है, उलूल जुलूल की बातें हैं, छपरी लोगों को अधिक प्रमोट किया जा रहा है। और इस दौर में अगर कोई इस तरीके का अपनी सोशल मीडिया का प्रयोग करके, अपनी उस इन्फ्लुएंस का प्रयोग करके अगर भारत की व्यवस्था को सकारात्मक रूप से प्रभावित करने का प्रयास करे तो इससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता। इसीलिए हर भारतीय को इस मुद्दे को समझना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर कहते थे कि आप पहले शिक्षित हो जाओ, जागरूक हो जाओ, तब जाके अपने अधिकार जान जाओगे। और जिस दिन अधिकार जान गए लड़ना शुरू कर दोगे, सवाल पूछना शुरू कर दोगे। गांधी कहते हैं अपने स्वराज में कि एक्विजिशन ऑफ अथॉरिटी उद्देश्य नहीं है स्वराज का। आप उस सत्ता की प्राप्ति करना चाहें, यह स्वराज नहीं है। जिस दिन एक्विजिशन ऑफ कैपेसिटी होगी, जिस दिन क्षमता का एक्विजिशन होगा, उसके ऊपर आम जनता की क्षमताएं विकसित हो जाएंगी, जिस दिन वो सत्ता से सवाल करना शुरू कर देगी, सत्ता को नियंत्रित करना शुरू कर देगी, उसी दिन भारत में स्वराज आ जाएगा। तो इसकी हम अलग से चर्चा करेंगे कि गांधी जी का स्वराज क्या है, लोकमान्य तिलक जी का स्वराज क्या है, दयानंद सरस्वती जी का स्वराज क्या है। लेकिन इन सभी स्वराज के विचार जो हैं वो कहीं ना कहीं छत्रपति शिवाजी के विचारों से निकले हुए प्रतीत होते हैं। तो हमें इन राजनेताओं से जरूर सवाल पूछना चाहिए। और मुझे ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे जब समाज एक अग्रिम अवस्था में आता है तो उसमें वाद विवाद शुरू हो जाते हैं, और उस वाद विवाद के माध्यम से जो अंत में निष्कर्ष बचता है वो बेहतरीन होता है। तो जिस तरीके से आजकल सोशल मीडिया पे कूड़ा कचरा भरा हुआ है और दूसरी साइड में बहुत कम मात्रा में कुछ ठोस कंटेंट है, तो इसके बीच एक जंग जारी है और उससे जो निकला हुआ अमृत मंथन है वो जरूर भारत की व्यवस्था को प्रभावित करने में सक्षम है, और हम सबको इसमें योगदान देना चाहिए। तो ऐसी बातों को हम करते रहेंगे। हम अगली वीडियो में समझेंगे कि ये स्वराज के मायने मतलब क्या है। ये आपकी एग्जाम के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, इंटरव्यूज के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, और एक भारत के सक्षम और जागरूक नागरिक होने के नाते भी बहुत महत्वपूर्ण है। बताइएगा आप कि ये कैंपेन कैसा है। क्या हम सबको इस बात का समर्थन करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए कि सभी राजनीतिक दलों को पब्लिकली ये बोलना चाहिए कि नहीं कि जो वो वादे कर रहे हैं वो पूरे कर पाएंगे कि नहीं, ये प्रैक्टिकल हैं कि नहीं, और अगर पूरे नहीं कर पाएंगे तो क्या इसके लिए उनको दंडित करने की व्यवस्था भारत के नागरिकों को मिलनी चाहिए कि नहीं, क्या दोबारा से चुनाव होना चाहिए कि नहीं, प्रत्येक वर्ष हर एक राजनेता के द्वारा किए गए वादे या जुमलों की जांच होनी चाहिए कि नहीं, भारत की जनता को उनको हटाने का अधिकार होना चाहिए कि नहीं। इन सब बातों के ऊपर अगर भारत की जनता ने निर्णय लेना शुरू कर दिया तो यकीन मानिए कि यह तय है कि एक गरीब व्यक्ति जो बिना इलाज के हॉस्पिटल में मर जाता है,
एक नवजात जो कहीं हॉस्पिटल में जल के मर जाता है, जैसे झांसी में बच्चे जल के मर गए, एक व्यक्ति जो कोरोना से मर जाता है, एक व्यक्ति जो रोड एक्सीडेंट में मर जाता है, एक व्यक्ति जो शिक्षा चाहते हुए शिक्षा से वंचित हो जाता है, उस देश के एक एक पैसे का हिसाब जब भारत की जनता लेना शुरू कर देगी तो यकीन जानिए यह देश बदल जाएगा। यह देश में आमूल परिवर्तन हो जाएगा और फिर देश वैसा ही बनेगा जो हम सब के लिए एक ऐसी स्थिति बनाएगा जिसमें सब लोग अपने पूर्ण क्षमताओं के साथ विकास कर सकेंगे और तब जाके देश वास्तविक अर्थों में एक लोकतंत्र बनेगा, एक महाशक्ति बनेगा, बिना इसके हुए खाली कुछ कॉरपोरेट्स के, खाली कुछ राजनीतिक दलों के बड़े हो जाने से देश महान नहीं बनेगा। धन्यवाद, नमस्कार।